ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से जा रहे होते हैं वो मैक्सिमम नंबर होता है। जैसे मान लो 100 है, तो 100 में से मैंने बोल दिया कि 60 मॉलिक्यूल जो है ना वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, तो वो 20 मीटर पर सेकंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाती है। तो मॉलिक्यूलर स्पीड्स के अंदर हम लोग एक तो आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरह का एक ग्राफ होता है। तो स्पेसिफिक हीट सीपी और सीवी की वैल्यू निकलवा दी गामा की। तो मोनो एटॉमिक के लिए देखो ट्रांसलेशनल डिग्री हो गई 3, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3, उससे गामा की वैल्यू हो जाएगी सीपी अपॉन सीवी, और सीपी की वैल्यू क्या होती है भाई। तो हेलो एवरीवन, हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो हमारा रैपिड रिवीजन वाला टॉपिक है उसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत सारे टॉपिक्स हम इससे पहले तो कर ही चुके हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले पार्ट पे। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है बेसिकली ये अब अपना हीट के अंदर जो है ना एंट्री करवा देता है, और क्योंकि ये हीट के अंदर एंट्री करा देता है तो आओ देखो इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या चीजें समझनी है। तो शुरुआत करते हैं, आज केटीजी की रैपिड रिवीजन सीरीज है, तो रैपिड रिवीजन करेंगे। कोई भी मेरे को बीच में रुकने के लिए नहीं बोलना भैया। हाँ देखो, हाँ रैपिड ही होगा, रैपिड है ना, रैपिड। हाँ मतलब ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, उसकी मनाही थोड़ी है, पर मेरी स्पीड इसके अंदर बहुत तेज रहेगी, ठीक है। चलो, एक बार तो पढ़ा ही चुका हूँ बहुत सारा डिटेल में। तो जब हम लोग केटीजी की बात करते हैं तो इट रिलेट्स द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस टू द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। यानी कि मैक्रोस्कोपिक यानी कि जो लार्ज अमाउंट्स की जब बात होती है, या लार्ज अमाउंट्स ना बोल के ऐसा बोलो कि जो लार्ज पैरामीटर्स होते हैं उनकी बात होती है, और जो माइक्रोस्कोपिक मतलब जो बहुत सूक्ष्म पैरामीटर्स होते हैं किसी भी गैस के लिए, सूक्ष्म यानी छोटे एटॉमिक लेवल के ऊपर, उन पैरामीटर्स को जब रिलेट करते हैं तो हम लोग बात करते हैं केटीजी के बारे में। असल में ये सब स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर बेस्ड होता है, और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर खेल रहा होता है। तो इसके बेसिक पोस्टुलेट्स होता है, एक प्रीवोस्ट थ्योरी भी होती है और दुनिया भर की बातें होती हैं, पर वहां तक अपने को नहीं जाना है। अपने को बेसिक पोस्टुलेट्स जो है वो केटीजी के समझना है, वो अपन ने हीट ट्रांसफर में समझ ही लिए थे। तो एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर आइडेंटिकल बट आर डिफरेंट देन दोज ऑफ अनदर गैस। मतलब देखो, ऑक्सीजन का अलग तरह के मॉलिक्यूल होंगे और वो सारे एक जैसे होंगे, हाइड्रोजन के अलग तरह के मॉलिक्यूल होंगे ऑक्सीजन से और वो भी सारे एक जैसे होंगे, ठीक है। मतलब तू अगर ऑक्सीजन है, तू अगर हाइड्रोजन है, तो तुम्हारे अंदर के जो मॉलिक्यूल है वो भी बिल्कुल अलग अलग है। ये वाली बात अपने को ध्यान रखनी है। तो मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस आर आइडेंटिकल, एक ही गैस के मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, रिजिड होते हैं और परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेस होते हैं। ये सब हमने अजम्पशन कर रखा। देखो, अज्यूम करने का मतलब अलग होता है और रियलिटी जो है वो अलग होती है। तो ये अजम्पशन है, प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज एन अजम्पशन दैट वी हैव कंसीडर्ड, ऑलराइट। अजम्पशन साइज जो है वो नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इनका जो साइज है वो हमेशा नेग्लिजिबल होगा, किससे, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है उस वाली डिस्टेंस से जब कंपेयर किया जाएगा, ठीक है ना। असम्पशंस रिगार्डिंग मोशन, किस तरह से मूवमेंट होता है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस कीप ऑन मूविंग रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। सभी वेलोसिटीज होती है ना, और हर डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल लाइज बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। स्पीड जो है वो 0 भी हो सकती है और बहुत हाई स्पीड को इन्फिनिटी बोला गया। इन्फिनिटी ऑब्वियसली डिफाइन नहीं करते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज मैक्सिमम, है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से जा रहे होते हैं वो मैक्सिमम नंबर होता है। जैसे मान लो 100 है, तो 100 में से मैंने बोल दिया कि 60 मॉलिक्यूल जो है ना वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, तो वो 20 मीटर पर सेकंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाती है, ठीक है। ऐसा है। assumptions regarding collision, तो सारे collision इलास्टिक लिए जाते हैं। हाँ सर, तो गैस मॉलिक्यूल्स कीप कोलाइडिंग among themselves as well as within the walls of the containing walls, ठीक है। these collisions are perfectly elastic, खुद से भी टकराओ, आपस में दर दर जैसे तुम लोग टकराते रहते हो नीचे ऊपर चढ़ते उतरते टाइम, और क्या करो साथ में दीवारों से भी टकराओ। तो दीवार से कब टकराते हो, मोबाइल चलाते हुए, चलते रहे धड़ाम, याद ही नहीं रहा मोबाइल से टकरा गया, है ना। तो ये मोबाइल के अंदर देखते हुए ना तो सीढ़ी उतरो ना सड़क पे चढ़ो, दुर्घटना घट सकती है क्योंकि नजर तो हट ही चुकी है, इसीलिए। तो अजम्पशंस रिगार्डिंग फोर्स, है ना, ध्यान रखना। तो नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, कोई अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो वैसे भी अपन जानते हैं कि गैसेस की क्या होती है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स इज इनइफेक्टिव ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल मासेस एंड वेरी हाई स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। अट्रैक्ट, हम लोग ग्रेविटेशनल पुल वगैरह इनके बीच में नहीं मानते कि यार ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वगैरह है इनके बीच में, ये सब चीजें नहीं है। और ये सब क्यों नहीं है, क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं कि एक तो बहुत स्मॉल मास होता है और जो स्पीड होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, तो अपन बोलते हैं कोई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की बात नहीं करेंगे, ठीक है भाई। प्रेशर के हिसाब से अगर जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या है असम्पशन। तो मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर ड्यू टू विच देयर मोमेंटम चेंजेस। अच्छा, अगर मोमेंटम में चेंज आएगा F इक्वल्स टू डेल्टा P बाय डेल्टा T,
तो अगर इसी फोर्स को पर यूनिट एरिया कैलकुलेट कर लोगे तो प्रेशर भी आ जाएगा, तो ये वही वाला प्रेशर, ठीक है। दिस चेंज इन मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कॉन्सिक्वेंटली प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है। चलो, assumptions regarding density, density of a gas is constant at all points of the container, हर जगह पर डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। हम ऐसा नहीं मानते कि यहाँ ज्यादा डेंस है और यहाँ कम डेंस है, सब जगह सेम। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन के अंदर 1/ρ से यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी जो है वो बता रखी है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आइडियल गैस की इक्वेशन सभी लोग जानते हैं, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, और इसके अलावा एक और कौन सी जानते हो, पीवी इक्वल्स टू एनकेटी, जानते हो ना ये वाली। तो ये दोनों ही इक्वेशन जो है आइडियल गैस की इक्वेशन है। इसमें म्यू जो है वो आपका नंबर ऑफ मोल्स है, आर जो है वो आपका गैस कांस्टेंट है, टी जो है ये आप लोगों का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, पी से प्रेशर है, और वी से क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी नहीं सर, वॉल्यूम, वॉल्यूम, हाँ ठीक है, वी से वेलोसिटी नहीं है सर, वी से यहाँ पर वॉल्यूम है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ सबको याद है, हाँ सर ये तो सबसे पहले पढ़ी थी केमिस्ट्री में आती, ठीक है ना। फिर आया बेटा गैस लॉज, और गैस लॉज में सबसे पहले कौन सा लॉ आया, बॉयल्स लॉ। तो जब हम लोगों ने बॉयल्स लॉ की बात की तो ऐसा बोला कि किसी गिवन मास के लिए, एक आइडियल गैस की अगर बात करूं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है कुछ इस तरह, वॉल्यूम और प्रेशर का, ठीक है। ये क्या हो गया, उल्टा बना दिया है, स्ट्रेट लाइन बना दिया है, पीवी ग्राफ, ये क्या कर दिया है, बलंडर मचा दिए हैं। चलो, है ना, आप इसको P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V से जानते हैं। वैसे तो कुछ करना नहीं था मेरे को, यहाँ 1/P करना था, तो ये वाला ग्राफ जो है वो सही हो जाता, पर चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया हमारे पास PV ग्राफ कुछ इस प्रकार का, ठीक है। ऐसा हमारा PV ग्राफ बनता है, कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी T1 टेम्परेचर के ऊपर ये वाला ग्राफ बना होगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही आया चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की बात आई तो बोला किसी गिवन मास के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे V इज प्रोपोर्शनल टू T, तो V प्रोपोर्शनल टू T का ग्राफ कैसा था सर, ये अगर वॉल्यूम है, ये अगर टेम्परेचर है, तो ये हमारा V प्रोपोर्शनल टू T का ग्राफ है, ठीक है। अगर ये प्रोसेस A यहाँ से चालू हुआ तो ये हमारा प्रोसेस B है, तो हम देख सकते हैं टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसमें अगर यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं A से लेके B, तो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि अगर वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता जा रहा है तो प्रेशर की वैल्यू घटती जा रही है। PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, आप सभी लोग इसको जानते हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस वाले ग्राफ को बोलते हैं। गेल-लुसेक्स लॉ की बात करते हैं तो किसी भी गिवन मास के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर P इज प्रोपोर्शनल टू T। P इज प्रोपोर्शनल टू T का सिंपल सा मतलब, ये P हो गया, ये T हो गया, और ये इनका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया। जैसा आप देख सकते हैं टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ प्रेशर की वैल्यू में भी बढ़ोतरी नजर आ रही है। तो दीज एरोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीन जो मेजर लॉज फिजिक्स के अंदर आते हैं वो यही वाले तीन हैं, अदरवाइज और किसी लॉ को आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। ऑल्दो यहाँ पे ग्राहम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ जो है वो भी बता रखा है, एवोगाड्रो लॉ भी बता रखा है, पीवी एंड टी आर सेम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को हम लोग गैस के कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ग्राहम्स लॉ जो होता है डिफ्यूजन का, बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी का रूट होती है। ऐसे ही डाल्टन्स लॉ हमें बोलता है P इक्वल्स टू P1 प्लस P2, यानी कि सारा जो पार्शियल प्रेशर उनका सम, ठीक है। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। रियल गैस की इक्वेशन हम लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप इस वाले पार्ट को काट सकते हैं, इस पार्ट को पूरी तरह से इग्नोर किया जा सकता है। इसके बाद आती है हमारी मॉलिक्यूलर स्पीड्स, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या होती है मॉलिक्यूलर स्पीड्स, आइए एक बार देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर स्पीड्स के अंदर हम लोग एक तो आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरह का एक ग्राफ होता है, उसी वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ। तो एक तो हो गई आरएमएस, एक हो गई मोस्ट प्रोबेबल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की होती है, और एक होती है एवरेज। तो आरएमएस होती है √3RT by mw, वेयर mw इज द मॉलिक्यूलर मास, r इज द गैस कांस्टेंट, t इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, k जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t अगेन टेम्परेचर है, m जो है वो 1 मॉलिक्यूल मास है, और ये mw क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। यहां बहुत लोग गलती कर रहे हैं, इसीलिए इस चीज को मार्क करके लिख रहा हूं, ठीक है ना, इस चीज का सब लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे ही मोस्ट प्रोबेबल होती है √2RT by mw, और वी एवरेज होती है √8RT by pi mw। इस बात का ध्यान रखना है, इसमें पाई और आ जाता है। तो मेरे को तुम लोगों में से कौन ये बताएगा कि साउंड की वेलोसिटी क्या होती है, याद है? हाँ, स्पीड ऑफ साउंड सर √γRT by m, यस, √ के γRT by mw। अब ये लोग क्या है ना, इनको नीट के अंदर कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछ चुके हैं,
कि आरएमएस और साउंड की जो स्पीड है इनका रेशो बताओ क्या आ रहा है, या प्रोबेबल स्पीड और साउंड की स्पीड का बताओ रेशो क्या आ रहा है, ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। अब बताएं इन सवालों का कोई तंत्र है? नहीं है ना, पर सवाल तो है, आसान है, पर तुम्हें अगर पता ही नहीं है तो क्या है। और गामा जो होता है वो क्या होता है बेटा, वही सीपी अपॉन सी, ठीक है, हाँ वही वाला गामा। तो टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पीवी को अपन लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, हाफ 1/3 mn VRMS का स्क्वायर, पीवी इक्वल्स टू म्यू आरटी भी होता है। और यहीं से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू है इसको 3/2 KT भी बोला जा सकता है, वेयर के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आप चाहे जिन टर्मिनोलॉजीज के अंदर लिख लो, इक्वेशन वैसी रहती है, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात का भी ध्यान रखो, ठीक है ना भाई। चलो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो कोई भी अगर गैस है अपने पास, है ना, हाँ सबके पास गैस है सर, सब छोड़ते हैं, ऐसे नहीं होता है ना। तो ये जो गैस है ये वो वाली गैस है जो आपके पास किसी कंटेनर के अंदर भरी हुई है, और हम उस गैस के मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि वो गैस का मूवमेंट किधर किधर हो रहा है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ द गैस, तो वो गैस के पास में क्या क्या डायरेक्शन से मूव करने के, और वो गैस कितनी तरह से मूव कर सकती है, क्या उस गैस का जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ सीधे चल सकता है, या वो घूम भी सकता है, या अपनी जगह वाइब्रेट भी हो सकता है, इसके बारे में हम लोगों को कौन बताता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताती है, ठीक है। और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास में हमारे पास एक फिक्स्ड एनर्जी जो है वो मैक्सवेल साहब ने बता दिया कि इतनी एनर्जी होती है, जिसकी वैल्यू होती है हाफ के। तो सारी की सारी जो एनर्जी है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मिनिमम कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द डायनामिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम, मोनो एटॉमिक गैस के लिए हम बोलते हैं एफ की वैल्यू 3 है, क्योंकि मोनो एटॉमिक है तो या तो सीधा चल सकता है, मतलब एक्स में चलेगा, वाई में चलेगा, जेड में चलेगा, सिंपल सी बात है। अब डायटोमिक है तो उसमें 5 आ गई, 5 क्यों आ गई, क्योंकि घूम भी सकता है। अब घूमेगा तो किसी एक एक्सेस के अबाउट घूमेगा, तो या तो एक्स के अबाउट अगर रखा हुआ है तो वाई जेड के अबाउट घूम जाएगा, वाई के अबाउट रखा हुआ है तो एक्स जेड के अबाउट घूम जाएगा, और अगर जेड के अबाउट रखा हुआ है तो एक्स वाई के अबाउट घूम जाएगा। तो इसीलिए कोई दो ही रोटेशनल डिग्री एक बार में एग्जिस्ट कर पाती है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इसमें 3 ट्रांसलेटरी और 2 रोटेटरी डिग्री मौजूद होती है। फिर किसी हायर टेम्परेचर पे अगर हम जाते हैं, कुछ कंडीशंस हैं, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के पास में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन के कारण भी आ जाती है। भाई डायटोमिक तो 2 हैं, और 2 हैं इस कारण वाइब्रेट करने लगते हैं, मतलब बहुत तेज गर्म कर दो तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट, वो जो वाइब्रेशन है, हाँ तुम तो वैसे ही बैठे बैठे वाइब्रेट होते रहते हो, है ना। तो ये हम लोग बोलते हैं कि वाइब्रेशनल मोशन जो है वो चालू हो जाता है, 1 फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड 1 फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखें। तो एट हायर टेम्परेचर डायटोमिक गैस के पास में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 7 हो जाती है। इसका एक एक्सेप्शन मैंने आप लोगों को क्लास में लिखवा रखा है कि रूम टेम्परेचर पे किसके पास में आपकी वाइब्रेशनल डिग्री मौजूद होती है। तो इसका जवाब अगर आपको नहीं पता तो कॉपी खोल के देखना, बाकी यूट्यूब पर जो बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे किसके पास होती है। मैक्सवेल का लॉ, जिसके बारे में मैं पहले ही आपको बोल के तो बता ही चुका हूँ, तो मैक्सवेल ने ऐसा बोला था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ वो हाफ केटी होती है, और अब जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें एफ की जगह पर वो लिखते जाओ, ठीक है, 1/2 KT। तो हो गया F/2 KT हो गया, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें बांटना है। तो F की वैल्यू अगर मान लो मोनो एटॉमिक है तो 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/2 KT, है ना। डायटोमिक है तो 5, तो 5/2 KT। क्या ऐसे कर दोगे, तो बस वही है। तो ट्रांसलेटरी हो गई, है ना। ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वैसे भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, एक्स वाई जेड, तो इन्होंने ऐसे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी और इन सब चीजों को डिफाइन कर दिया, ठीक है, समझ गए ना। तो स्पेसिफिक हीट सीपी और सीवी की वैल्यू निकलवा दी गामा की। तो मोनो एटॉमिक के लिए देखो ट्रांसलेशनल डिग्री हो गई 3, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3, उससे गामा की वैल्यू हो जाएगी सीपी अपॉन सीवी, और सीपी की वैल्यू क्या होती है भाई, हमें ये पता है कि सर सीपी माइनस सीवी की वैल्यू आर होती है, और सीवी की जो वैल्यू है वो F/2 आर होती है ना। ये मेयर्स लॉ के नाम से आप लोगों को पता होगा। तो इसी रिलेशन के थ्रू हम लोग जब आगे चले तो हमें गामा की वैल्यू CP/CV करने पर क्या मिला, किसी मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा होता है 5/3, ठीक है, CV की वैल्यू 3/2 आर और CP की वैल्यू 5/2 आर। सारी वैल्यूज यहाँ पर लिखी है मोनो एटॉमिक की। ऐसे ही आप डायटोमिक की देखेंगे तो उसमें 3 ट्रांसलेटरी 2 रोटेटरी, तो टोटल हो गई 5। ट्रायटोमिक लीनियर है अगर, तो सीधी सीधी है, तो सेम डायटोमिक के जैसा बिहेवियर होता है, 5 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है, ठीक है ना। पर ट्रायटोमिक नॉन लीनियर है, तो हम जो एक्सिस मानते हैं ना इसके अंदर, जो ओरिजिन मान के चलते हैं, वो उसके सेंटर ऑफ मास वाली पोजीशन पे होता है, तो तीनों डायरेक्शन के अंदर रोटेशन जो है वो पॉसिबल हो जाता है, और इस चक्कर में 3 ट्रांसलेटरी और 3 रोटेटरी डिग्री यहाँ मौजूद हैं, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 6 है।
तो इस प्रकार से CV की वैल्यू 3R और CP की वैल्यू 4R यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, है ना। ये सब टेबल्स आपके पास बनी हुई है, तो डरना मत। मोलर स्पेसिफिक हीट अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट आपके पास में आ गई DQ इक्वल्स टू, जो अपन लिखते थे ना DQ इक्वल्स टू, ये वही है, MS डेल्टा T लिखते थे ना, तुम लोग भूल गए, Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T। उसी वाले रिलेशन से अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स वाला रिलेशन बनाता हूं तो ये रिलेशन आ जाता है ना भाई। तो हम लोग C की वैल्यू लिखते हैं DQ अपॉन म्यू RT, मोलर स्पेसिफिक हीट और ग्राम स्पेसिफिक हीट, दो तरह की अपन लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ से ये आ गई कांस्टेंट वॉल्यूम पे और ये आ गई कांस्टेंट प्रेशर पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है भाई। मीन फ्री पाथ का रिलेशन जब पढ़ाया था क्लास में तब भी बोला था बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस रिलेशन को याद रखेंगे कि लैम्डा m की जो वैल्यू है वो होती है 1/√2 पाई d स्क्वायर n। या तो इसकी प्रोपोर्शनलिटी पे कभी सवाल पूछ लेंगे या फिर वैल्यू ही पूछ लेंगे कि भैया मीन फ्री पाथ की जो वैल्यू है वो क्या है। तो अगर ये पूछ लें तो देख लेना, है ना। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस जो है वो होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन या सक्सेसिव कोलिजन, जैसे भी आप लोग बोलना चाहे। इस रिलेशन को याद रखना, जबरदस्ती इस पे सवाल आ जाता है। वैसा ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, पर इसका फॉर्मूला देखते हैं तो शायद नीट को और जेईई दोनों को ही पसंद आता है। तो बहुत बढ़िया सवाल है ना। चलो, मिक्सचर ऑफ गैस के लिए यहाँ पर कुछ रिलेशंस लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट लिखना चाहूँ, अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो किसी भी गैस के लिए अगर इफ यू वांट टू राइट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ मिक्सचर, 2-3 गैस है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, जिसमें μ1 mw1 प्लस μ2 mw2 अपॉन μ1 प्लस μ2r है। CV अगर मिक्सचर की लिखना चाहें तो μ1 CV1 प्लस μ2 CV2 अपॉन μ1 प्लस μ2। CP मिक्सचर की लिखना चाहें तो μ1 CP1 प्लस μ2 CP2 अपॉन μ1 प्लस μ2। गामा मिक्सचर लिखना चाहें तो CP मिक्सचर अपॉन CV मिक्सचर कर दो, उससे आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर लिखना चाहें तो उसकी वैल्यू 3/2 P के बराबर होती है। ये एक्सप्रेशन भी याद रखें। एट एब्सोल्यूट जीरो मोशन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस स्टॉप्स। अगर एब्सोल्यूट जीरो अचीव कर लोगे तो कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेगी ना, ट्रांसलेट हो सकता ना रोटेट हो सकता। वाइब्रेशन तो वैसे भी हाई टेम्परेचर पे होता था। तो ये एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन असल में यहीं से आती है कि किसी भी गैस का अगर हम लोग टेम्परेचर क्या कर दें, एकदम जीरो कर दें, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा कि उसके सारे के सारे जितनी भी तरह के वो मोशन कर सकते हैं ना मॉलिक्यूल, सारे बंद हो जाएंगे। हाँ, वही वाला केस। तो अगर सारे बंद हो गए तो एब्सोल्यूट जीरो पहुंच गए। हाँ, तो पहले एब्सोल्यूट जीरो जाते हैं या गैस को डिफाइन करते हैं? पहले जीरो जाते हैं फिर गैस को डिफाइन करते हैं। क्या अब एब्सोल्यूट जीरो आ गया, है ना। सारे के सारे जो गैस के मोशंस है वो सारे रोक देता है। और हायर टेम्परेचर और लो प्रेशर पे या फिर हायर टेम्परेचर और लो डेंसिटी रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। ये तो अपन शुरू में ही बता देते हैं। किसी जनरल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी की वैल्यू डेल्टा यू इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी से लिखी जा सकती है। सप्लाइड हीट की वैल्यू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एनसी डेल्टा टी के बराबर हो सकती है। ठीक है। वर्क डन फॉर एनी प्रोसेस डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू पी डेल्टा वी होती है। ठीक है ना। और वर्क डन की वैल्यू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू एनआर डी टी अपॉन 1 माइनस एक्स किसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए होती है, जो अपन लोग थर्मोडायनेमिक्स में जिसकी ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट जो हमारा एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसकी चर्चा भी होती है। ये कैसा प्रोसेस है भाई? दिस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है। और किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो हमारी वैल्यू आती है सी की, वो आती है CV प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स, वेयर एक्स इज पीवी की पावर एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला एक्स। ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। अगर एक्स की वैल्यू गामा हो गई तो वो एडियाबैटिक बन गया, फास्ट प्रोसेस। ठीक है। तो इस प्रकार से केटीजी वाला जो पार्ट है उसकी अभी समाप्ति होती है, और केटीजी के बाद में हम लोग जो चैप्टर चालू करेंगे वो होगा थर्मोडायनामिक्स। चलो बाय बोलो, बाय बाय।